करो। नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा और साहित्य में आज का प्रकरण है लोक साहित्य। लोक साहित्य, लोक का अर्थ है जन और साहित्य का अर्थ है कि जन सामान्य द्वारा रचा गया साहित्य या रचनाएं। तो आइए देखते हैं कि लोक साहित्य वस्तुतः है क्या तथा किस तरह से हम साहित्य में लोक साहित्य की अवधारणा को स्थान देते हैं। लोक साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा साहित्य। लोक शब्द का तात्पर्य जन सामान्य से है, अर्थात लोक साहित्य का तात्पर्य जन सामान्य के समाज के साहित्य से है, अर्थात वे व्यक्ति जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं तथा जो ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं, वे जन सामान्य अपने द्वारा लिखे गए, पढ़े गए, गाए गए साहित्य को जो है जब जनता के सामने लाते हैं, जन सम्मुख वो साहित्य आता है तो वो लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। लोक साहित्य का अर्थ हिंदी साहित्य की एक विधा के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अशिक्षित, अर्धशिक्षित तथा असभ्य माने जाने वाले श्रमजीवी समाज की उन्मुक्त और स्वच्छंद अभिव्यक्ति से जाना जाता है। शब्द लोक साहित्य अंग्रेजी के फोक लिटरेचर शब्द का पर्यायवाची है। लोक साहित्य मौखिक होने के कारण समय समय पर लिखा जाता है, अर्थात इसकी लिपिबद्ध जो है वो सुदीर्घ परंपरा नहीं मिलती है। यह लोक मानस की सहज और स्वच्छंद अभिव्यक्ति होती है। लोक साहित्य लेखक या नायक आदि के अभाव में समूह की वाणी होती है। भाव विचार आदि का लोक साहित्य में आडंबर नहीं होता, अर्थात जन सामाजिक की सहज संप्रेष्य रचनाएं ही लोक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अतः ग्रामीण अथवा ग्राम्य जनों के साहित्य को ही लोक साहित्य समझा जाता है। लोक साहित्य का स्वरूप लोक जीवन की परंपराओं तथा संस्कारों पर निर्भर करता है। चूँकि यह जन सामान्य और विशेषता ग्राम्य जनों का साहित्य है, तो इस पर ग्राम्य समाज की रहन सहन, उसकी अभिव्यक्ति, उसके संस्कार, उसकी परंपरा आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा उनका प्रभाव भी अत्यधिक मात्रा में पड़ता है। यदि हम लोक साहित्य की परिभाषा को देखें तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हम अपनी दृष्टि से यह कह सकते हैं कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना के अहंकार में शून्य है, जो एक परंपरा के निर्वाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं, अर्थात ऐसे लोक जन अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम चुनते हैं, जो रचनाएं, जो गाथाएं, जो कहानियां वे रचते हैं और मौखिक रूप से जन सामान्य में विस्तारित करते हैं, वही लोक साहित्य माना जाता है। डॉक्टर रविंद्र कुमार के अनुसार लोक साहित्य लोक मानव की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित रूप में अपनी मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता रहता है। ये एक इसका बहुत प्रमुख गुण है लोक साहित्य का कि ये मौखिक रूप से सुने सुनाए जाने से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। यदि हम लोक साहित्य के रचयिता के बारे में बात करें तो लोक साहित्य का रचयिता प्रायः अज्ञात रहता है। उसका नाम जो है उसकी रचनाओं के साथ नहीं जाना जाता। कारण यह है कि लोक जन जो हैं वो अत्यधिक पढ़े लिखे, पांडित्य पूर्ण नहीं होते हैं
तो वो सहज भाव से अभिव्यक्ति के लिए जो रचनाएं, जो कथाएं, जो गाथाएं गाते रहते हैं, वही आगे चल कर के हस्तांतरित होते होते पूरे जनसमूह में फैल जाता है। और इसी कारण जो इसके मुख्य रचयिता का नाम होता है वो प्रायः अज्ञात रहता है। यह लोक प्राणी समूह की वाणी बनकर और समूह में घुल मिलकर ही रहता है। अतः लोक साहित्य जो है वो लोक जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अभिजात्य, परिष्कृत या लिखित साहित्य के विपरीत लोक साहित्य परिमार्जित, भाषा शास्त्रीय रचना पद्धति तथा व्याकरण के नियमों से मुक्त रहता है, क्योंकि इसको रचने वाले लोग जन सामान्य से जुड़े होते हैं। उनके अंदर पांडित्य प्रदर्शन की ललक नहीं होती, वो तो जो अनुभव करते हैं वही समूह में बांट देते हैं। तो इस तरह से यह साहित्य परिमार्जित, भाषा शास्त्रीय रचना पद्धति और नियमों से मुक्त रहता है। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंतन की अकृत्रिम अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अथवा ग्राम्य जनों के साहित्य को ही लोक साहित्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्रज के जो है वो लोक साहित्य कौन कौन से, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र क्षेत्रीय भाषा साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ब्रज भाषा के लोक साहित्य का, तो इसलिए अवश्यंभावी हो जाता है कि हम ये जानें कि ब्रज भाषा के अंतर्गत किस तरह का लोक साहित्य आकार लेता है, कौन कौन सी विधाएं लोक साहित्य की ब्रज भाषा में प्रचलित हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण ब्रज भूमि का अति प्राचीन काल से ही धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। ब्रज भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण जन क्षेत्र की सीमाएं भी अत्यधिक व्यापक होती चली गईं और यह भाषा वर्तमान यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के सुदूरवर्ती क्षेत्र तक व्याप्त हो गई। एक कथा के अनुसार यदि मथुरा को ब्रज क्षेत्र का केंद्र माने तो उसके चारों ओर 84 कोस तक ब्रज क्षेत्र है। इस संपूर्ण ब्रज क्षेत्र का साहित्य हमारे अध्ययन की परिधि में आता है। मोटे तौर पर ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, धौलपुर, ग्वालियर तथा गुड़गांव आदि जिले आते हैं। शिष्ट साहित्य की भांति ब्रज साहित्य को भी मौलिक रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला गद्य तथा दूसरा पद्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गद्य जो है वो गेयता से मुक्त होता है तथा पद्य में गेयता का गुण विद्यमान रहता है, अर्थात पद्य साहित्य को हम गा सकते हैं, एक तरह का रागात्मक जो है तत्व उसमें निहित होता है। तो लोक साहित्य की यदि हम विधाओं को देखें तो अधिकांश विधाएं पद्य में है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गद्य के रूप में ब्रज साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गद्य तथा पद्य दोनों ही रूपों में ब्रज भाषा का लोक साहित्य मिलता है। अब सुविधा की दृष्टि से हम ब्रज के लोक साहित्य को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, अर्थात ब्रज में मिलने वाले लोक साहित्य को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है लोकगीत, अर्थात लोकजनों के द्वारा लिखे गए गीत जो विभिन्न अवसरों पर, संस्कारों पर गाए जाते हैं, वे लोकगीत कहलाते हैं। जैसे कि सोहर जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, तथा ब्याहुल, बन्ना, इस तरह से ये जो विभिन्न अवसरों पर, संस्कारों पर गाए जाने वाले गीत विशेष ही लोकगीत कहलाते हैं। दूसरा है लोक गाथा। यह क्षेत्रीय साहित्य जो है या लोक साहित्य, इसमें लोक में प्रचलित कथाओं को ही गा करके समाज में जो है विस्तारित किया जाता है। तो लोक गाथा यानी किसी प्रसिद्ध कथा या वृत्तांत को गा करके समाज के सामने अभिव्यक्ति देना ही लोक गाथा कहलाता है। तीसरी विधा है लोक नाट्य, यानी कि लोक में प्रचलित
किसी प्रकरण या किसी कथा को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करना लोक नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। चौथी है लोक कथा, अर्थात जन सामान्य में मनोरंजन के उद्देश्य से या शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रचलित कथाएं जो हैं वो लोक कथा कहलाती हैं। पांचवा है प्रकीर्ण ब्रज लोक साहित्य, जिसके अंतर्गत रास लीला आती है या पहेलियाँ आती हैं, मुकरियाँ आती हैं, तो प्रकीर्ण ब्रज लोक साहित्य। तो इस तरह से हम देखें कि ब्रज के लोकगीत तथा लोक गाथा यदि हम गद्य और पद्य के रूप में देखें तो ये पूर्णतः पद्यमय होते हैं, अर्थात ये पद्य से संबंधित विधाएं हैं। लोक नाट्य के संवाद भी पद्यमय ही होते हैं, यद्यपि कहीं कहीं पर इसमें गद्यात्मक संवाद भी मिल जाते हैं। तो लोक नाट्य गद्य और पद्य दोनों का ही इसमें प्रयोग होता है। लोक कथाएं पूर्णतः गद्य में होती हैं, जबकि प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आने वाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे तथा पहेलियाँ गद्य या पद्य दोनों में से किसी में भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आज हमने परिचय प्राप्त किया लोक साहित्य का, कि लोक साहित्य है क्या, किस तरह से जन सामान्य की अभिव्यक्ति जो है वो लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। इसकी रचयिता की यदि हम बात करें तो प्रायः अज्ञात होता है तथा लोक समूह में रहकर ही वो अपनी अभिव्यक्ति को वाणी देता है। इसके अतिरिक्त लोक साहित्य जो है वो भाषिक संस्कारों से, भाषा संबंधी जो है परिष्कार से और नियमों से मुक्त होता है, अर्थात इसमें लोक जन की सहज भाषा में सहज अभिव्यक्ति ही प्राणवान हो करके जन सामान्य के सामने उसके समूह में मुखरित होती है। तो इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम देखेंगे ब्रज के लोक साहित्य के अंतर्गत लोक गाथा को। धन्यवाद।